नमस्कार, आप देख रहे हैं CPG.Study। आज हम भारतीय संविधान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय मौलिक कर्तव्य को विस्तार से समझेंगे। भारतीय संविधान, जो हमारे लोकतंत्र की आधारशिला है, केवल हमें अधिकार ही नहीं देता बल्कि कुछ मूलभूत जिम्मेदारियां भी सौंपता है। मौलिक कर्तव्य संविधान के उसी संतुलन को दर्शाते हैं जहां नागरिकों के अधिकारों के साथ उनके दायित्व भी समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। यूपीएससी पॉलिटी के दृष्टिकोण से यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह संविधान के नैतिक और संवैधानिक दर्शन दोनों को स्पष्ट करता है। आइए अब विस्तार से समझते हैं कि मौलिक कर्तव्य क्या हैं, इन्हें कब और क्यों जोड़ा गया तथा इनका वास्तविक महत्व क्या है। अब हम मौलिक कर्तव्यों का परिचय समझते हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान के भाग IVA में वर्णित हैं। ये नागरिकों के नैतिक और नागरिक दायित्वों को स्पष्ट करते हैं। इन्हें वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया था। यह ध्यान देने योग्य है कि मूल संविधान, जो 1950 में लागू हुआ, उसमें केवल मौलिक अधिकार शामिल थे, नागरिकों के कर्तव्यों का कोई उल्लेख नहीं था। मौलिक कर्तव्यों का मुख्य उद्देश्य नागरिकों को यह स्मरण कराना है कि अधिकारों के साथ साथ जिम्मेदारियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। यूपीएससी की प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा दोनों के दृष्टिकोण से यह विषय अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम समझते हैं कि अधिकार और कर्तव्य के बीच संबंध क्या है। किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार और कर्तव्य एक दूसरे के पूरक अर्थात कोरिलेटिव माने जाते हैं। दोनों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। यदि नागरिक अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करेंगे तो दूसरों के अधिकारों का संरक्षण भी संभव नहीं होगा। संविधान निर्माताओं ने प्रारंभ में अधिकारों को प्राथमिकता दी क्योंकि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद नागरिकों की सुरक्षा और स्वतंत्रता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक था। लेकिन समय के साथ यह अनुभव हुआ कि केवल अधिकार पर्याप्त नहीं हैं। लोकतंत्र को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए नागरिकों को जिम्मेदार बनाना भी उतना ही आवश्यक है। इसी सोच के परिणामस्वरूप वर्ष 1976 में मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया। अब हम देखते हैं कि मूल संविधान में कर्तव्यों की क्या स्थिति थी। 26 जनवरी 1950 को लागू हुए भारतीय संविधान में केवल दो प्रमुख भाग शामिल थे। भाग 3, जिसमें मौलिक अधिकार दिए गए, और भाग 4, जिसमें राज्य के नीति निदेशक तत्व रखे गए। लेकिन नागरिकों के लिए किसी अलग मौलिक कर्तव्य सूची का प्रावधान उस समय नहीं किया गया था। संविधान निर्माताओं का स्पष्ट मत था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद सबसे पहले नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। औपनिवेशिक शासन के अनुभवों को देखते हुए अधिकारों की गारंटी प्राथमिकता थी। उस समय यह भी विश्वास किया गया कि भारतीय समाज अपनी परंपराओं, सांस्कृतिक मूल्यों और नैतिक आधार पर स्वयं अपने कर्तव्यों का पालन करेगा। इसी कारण नागरिकों के लिए अलग से कर्तव्यों की सूची जोड़ना आवश्यक नहीं समझा गया। किंतु समय के साथ यह महसूस किया गया कि यदि केवल अधिकारों पर बल दिया जाए और कर्तव्यों की चर्चा न हो तो लोकतांत्रिक संतुलन कमजोर पड़ सकता है। यही वह पृष्ठभूमि थी जिसने आगे चलकर मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की आवश्यकता को जन्म दिया। अब हम समझते हैं कि मौलिक कर्तव्यों का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से पहली बार मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया। यह संशोधन आपातकाल अर्थात 1975 से 1977 की अवधि की पृष्ठभूमि में लाया गया था, जब अनुशासन और राष्ट्रीय एकता पर विशेष बल दिया जा रहा था। इस संशोधन के द्वारा संविधान में एक नया भाग IVA जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 के अंतर्गत प्रारंभिक रूप से 10 मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए।
इसके बाद वर्ष 2002 में 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और कर्तव्य जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य विद्यमान हैं। अब हम मौलिक कर्तव्यों के अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ को समझते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की अवधारणा पूर्व सोवियत संघ अर्थात यूएसएसआर के संविधान से प्रेरित मानी जाती है। समाजवादी व्यवस्थाओं में नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य दोनों को समान महत्व दिया जाता था। वहां यह विचार स्पष्ट था कि कोई भी व्यक्ति अपने अधिकारों का उपयोग कर्तव्यों के पालन से अलग होकर नहीं कर सकता। सोवियत संविधान में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था कि नागरिक की स्वतंत्रता तभी सार्थक है जब वह राज्य और समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करे। 1976 में जब भारत में 42वां संविधान संशोधन लाया गया, तब भारतीय सरकार ने इसी समाजवादी दृष्टिकोण को ध्यान में रखा। उस समय राष्ट्रीय अनुशासन, एकता और सामाजिक प्रतिबद्धता पर विशेष बल दिया जा रहा था। यह प्रभाव केवल मौलिक कर्तव्यों के समावेश तक सीमित नहीं था, बल्कि इसी संशोधन के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द भी जोड़ा गया। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि मौलिक कर्तव्यों का विचार भारतीय संविधान में एक व्यापक समाजवादी दर्शन से प्रभावित था। अब हम देखते हैं कि अन्य प्रमुख लोकतांत्रिक देशों में नागरिक कर्तव्यों की क्या स्थिति है। अमेरिका, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी और ऑस्ट्रेलिया जैसे प्रमुख लोकतांत्रिक देशों के संविधान में नागरिकों के लिए अलग से मौलिक कर्तव्यों की कोई स्पष्ट सूची नहीं दी गई है। इन देशों में नागरिक दायित्व मुख्यतः कानूनों, परंपराओं और सामाजिक मूल्यों के माध्यम से संचालित होते हैं। वहां यह माना जाता है कि लोकतंत्र नागरिकों की जागरूकता, नैतिकता और स्वैच्छिक जिम्मेदारी पर आधारित होना चाहिए, न कि केवल संवैधानिक रूप से निर्धारित कर्तव्यों पर। इसके विपरीत भारत ने इन देशों से अलग मार्ग अपनाते हुए कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। यह अंतर भारतीय संविधान की विशिष्टता को दर्शाता है, जहां लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ साथ समाजवादी तत्वों का भी समावेश किया गया है। इसीलिए भारतीय संविधान को एक मिश्रित प्रकृति वाला संविधान कहा जाता है, जो अधिकार, कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व तीनों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। अब हम एक महत्वपूर्ण अपवाद की चर्चा करते हैं, जापान। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों के विपरीत जापान के संविधान में नागरिकों के कुछ कर्तव्यों का स्पष्ट उल्लेख किया गया है। यद्यपि जापान एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है, फिर भी उसका संविधान नागरिक अनुशासन और सामाजिक जिम्मेदारी पर विशेष बल देता है। वहां कर भुगतान, शिक्षा तथा श्रम से संबंधित दायित्वों को संवैधानिक महत्व प्रदान किया गया है। इस दृष्टि से भारत और जापान में एक समानता दिखाई देती है। दोनों देशों ने नागरिक कर्तव्यों को औपचारिक संवैधानिक मान्यता दी है। यह उदाहरण यह दर्शाता है कि लोकतंत्र में भी अधिकारों के साथ जिम्मेदारियों को संतुलित रूप से जोड़ा जा सकता है। अर्थात लोकतंत्र केवल स्वतंत्रता पर आधारित व्यवस्था नहीं है, बल्कि अनुशासन और उत्तरदायित्व भी उसका अभिन्न अंग हैं। अब हम उस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझते हैं जिसने मौलिक कर्तव्यों के समावेश का मार्ग प्रशस्त किया। 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर भारत में आंतरिक आपातकाल घोषित किया गया। आपातकाल की इस अवधि में नागरिक स्वतंत्रताओं और मौलिक अधिकारों पर व्यापक प्रतिबंध लगाए गए। प्रेस की स्वतंत्रता सीमित की गई, राजनीतिक विरोध को नियंत्रित किया गया और शासन व्यवस्था अधिक केंद्रीकृत हो गई। सरकार का मत था कि देश में अनुशासन, एकता और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करना आवश्यक है। इसी पृष्ठभूमि में यह विचार उभरा कि नागरिकों को केवल अधिकारों के प्रति ही नहीं, बल्कि अपने कर्तव्यों के प्रति भी संवैधानिक रूप से जागरूक किया जाना चाहिए। यही वह समय था
जब मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, जो आगे चलकर 42वें संविधान संशोधन के रूप में सामने आई। अब हम उस समिति की चर्चा करते हैं जिसने मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था, स्वर्ण सिंह समिति का गठन। वर्ष 1976 में आपातकाल की अवधि के दौरान तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने यह अनुभव किया कि केवल अधिकारों पर बल देना पर्याप्त नहीं है। नागरिकों में अनुशासन, राष्ट्रीय प्रतिबद्धता और जिम्मेदारी की भावना को भी सुदृढ़ करना आवश्यक है। इसी उद्देश्य से मौलिक कर्तव्यों के प्रश्न पर विचार करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता सरदार स्वर्ण सिंह ने की। समिति को यह दायित्व सौंपा गया कि वह यह सुझाव दे कि क्या नागरिकों के कर्तव्यों को संविधान में औपचारिक रूप से स्थान दिया जाना चाहिए, और यदि हाँ, तो किस स्वरूप में। आपातकालीन परिस्थितियों में शासन व्यवस्था अधिक केंद्रीकृत हो गई थी और सरकार यह मानती थी कि लोकतंत्र की स्थिरता के लिए नागरिकों में अनुशासन और राष्ट्रीय उत्तरदायित्व की भावना को संवैधानिक आधार मिलना चाहिए। समिति ने विचार विमर्श के बाद यह सिफारिश की कि संविधान में एक पृथक अध्याय जोड़कर मौलिक कर्तव्यों को स्पष्ट रूप से शामिल किया जाए। यही सिफारिश आगे चलकर 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के माध्यम से लागू की गई। अब हम स्वर्ण सिंह समिति की प्रमुख सिफारिशों को समझते हैं, जो मौलिक कर्तव्यों के संवैधानिक समावेश का आधार बनी। समिति ने सुझाव दिया कि संविधान में नागरिकों के लिए एक पृथक अध्याय के रूप में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य था कि अधिकारों के साथ साथ नागरिक दायित्वों को भी औपचारिक संवैधानिक मान्यता मिले। प्रारंभिक रूप से समिति ने 8 मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने की सिफारिश की थी। समिति ने इस बात पर विशेष बल दिया कि नागरिक केवल मौलिक अधिकारों का उपभोग करने तक सीमित न रहें, बल्कि अपने राष्ट्रीय दायित्वों के प्रति भी सजग और उत्तरदायी बने। समिति का मानना था कि लोकतंत्र की स्थिरता केवल अधिकारों से नहीं, बल्कि नागरिक अनुशासन, देशभक्ति और संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान से भी सुनिश्चित होती है। इसी दृष्टिकोण से नागरिकों में अनुशासन, राष्ट्रीय एकता और संविधान के प्रति निष्ठा विकसित करना इसका प्रमुख उद्देश्य था। समिति की इन सिफारिशों के आधार पर बाद में 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 पारित किया गया, जिसके माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को औपचारिक रूप से संविधान में जोड़ा गया। अब हम स्वर्ण सिंह समिति की उन सिफारिशों को समझते हैं जिन्हें अंततः स्वीकार नहीं किया गया। समिति ने सुझाव दिया था कि यदि कोई नागरिक मौलिक कर्तव्यों का पालन नहीं करता, तो संसद को यह अधिकार होना चाहिए कि वह उसके लिए दंड या दंडात्मक प्रावधान निर्धारित कर सके। अर्थात समिति चाहती थी कि मौलिक कर्तव्यों को केवल नैतिक दायित्व न रखा जाए, बल्कि उन्हें कानूनी रूप से लागू करने योग्य बनाया जाए। इसके अतिरिक्त यह भी अनुशंसा की गई थी कि ऐसे दंडात्मक कानूनों को किसी भी न्यायालय में मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के आधार पर चुनौती न दी जा सके। समिति ने कर भुगतान को भी एक मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया था, क्योंकि राज्य की कार्यप्रणाली कर राजस्व पर ही आधारित होती है। किंतु सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया। इन्हें संविधान में शामिल नहीं किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार ने मौलिक कर्तव्यों को पूर्णतः दंडात्मक या कठोर कानूनी स्वरूप देने से परहेज किया। अर्थात मौलिक कर्तव्यों को मुख्यतः नैतिक और नागरिक दायित्व के रूप में रखा गया, न कि प्रत्यक्ष रूप से दंडनीय प्रावधान के रूप में। अब हम उस संवैधानिक प्रावधान को समझते हैं जिसके माध्यम से मौलिक कर्तव्यों को औपचारिक रूप से संविधान में शामिल किया गया। वर्ष 1976 में पारित 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से पहली बार मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान का हिस्सा बनाया गया। इस संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग आईवीए जोड़ा गया। यह विशेष रूप से नागरिकों के कर्तव्यों को समर्पित था।
भाग आईवीए में केवल एक ही अनुच्छेद अर्थात अनुच्छेद 51 शामिल किया गया। इसी अनुच्छेद के अंतर्गत प्रारंभिक रूप से 10 मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया। 42वें संशोधन को मिनी संविधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसके माध्यम से संविधान में व्यापक और दूरगामी परिवर्तन किए गए थे। मौलिक कर्तव्यों का समावेश इस संशोधन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी, जिसने अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन को औपचारिक संवैधानिक मान्यता प्रदान की। इस प्रकार 42वें संशोधन ने भारतीय संविधान की संरचना में एक महत्वपूर्ण वैचारिक परिवर्तन स्थापित किया, जहां नागरिकों के अधिकारों के साथ उनके दायित्वों को भी समान महत्व दिया गया। अब हम देखते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के निर्णय पर राजनीतिक प्रतिक्रिया क्या रही। 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने के निर्णय का संसद में विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया। आलोचकों का तर्क था कि यह कदम आपातकालीन परिस्थितियों में सरकार की शक्ति को और अधिक सुदृढ़ करने का प्रयास है। उनके अनुसार अधिकारों पर पहले ही प्रतिबंध लगाए जा चुके थे और अब कर्तव्यों के नाम पर नागरिकों पर अतिरिक्त नैतिक दबाव डाला जा रहा था। 1977 में जब आपातकाल समाप्त हुआ और मोरारजी देसाई के नेतृत्व में जनता सरकार बनी, तब 42वें संशोधन के कई प्रावधानों में परिवर्तन किए गए। किंतु महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान से हटाया नहीं गया। यह दर्शाता है कि राजनीतिक मतभेदों के बावजूद समय के साथ मौलिक कर्तव्यों की आवश्यकता पर एक व्यापक सहमति विकसित हुई, अर्थात मौलिक कर्तव्य धीरे धीरे भारतीय लोकतंत्र का स्थायी और स्वीकृत अंग बन गए। अब हम मौलिक कर्तव्यों के विकास के अगले चरण को समझते हैं। वर्ष 2002 में पारित 86वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्यों में एक नया प्रावधान जोड़ा गया। इस संशोधन के अंतर्गत अनुच्छेद 51 में उपखंड के जोड़ा गया, जिसके माध्यम से मौलिक कर्तव्यों की कुल संख्या 10 से बढ़कर 11 हो गई। यह नया कर्तव्य माता पिता या अभिभावकों पर यह जिम्मेदारी डालता है कि वे 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। इसी संशोधन के माध्यम से शिक्षा को मौलिक अधिकार का दर्जा भी दिया गया और अनुच्छेद 21 जोड़ा गया, जिसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई। इस प्रकार 86वें संशोधन ने शिक्षा के क्षेत्र में अधिकार और कर्तव्य दोनों को संतुलित रूप से जोड़ा। एक ओर राज्य पर शिक्षा उपलब्ध कराने का दायित्व निर्धारित हुआ और दूसरी ओर अभिभावकों पर बच्चों को शिक्षा दिलाने की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई। यह संशोधन इस बात का उत्कृष्ट उदाहरण है कि संविधान अधिकारों और कर्तव्यों के बीच संतुलन स्थापित करने का प्रयास करता है। अब हम अनुच्छेद 51 के अंतर्गत प्रथम मौलिक कर्तव्य को समझते हैं। उपखंड ए के अनुसार प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य है कि वह संविधान का पालन करे तथा उसके आदर्शों और संस्थाओं का सम्मान करे। इसका अर्थ केवल संविधान की धाराओं को मानना नहीं है, बल्कि उसके मूल मूल्यों जैसे लोकतंत्र, समानता, धर्मनिरपेक्षता और न्याय के प्रति निष्ठा रखना भी है। इसी उपबंध में राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रीय गान का सम्मान करना भी शामिल किया गया है। ये राष्ट्रीय प्रतीक केवल औपचारिक चिन्ह नहीं हैं, बल्कि भारत की एकता, स्वतंत्रता और गौरव का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह प्रावधान नागरिकों में संवैधानिक मूल्यों, लोकतांत्रिक संस्थाओं और राष्ट्रीय एकता के प्रति सम्मान की भावना विकसित करने का प्रयास करता है। चूंकि संविधान देश का सर्वोच्च कानून है, इसलिए उसका सम्मान करना प्रत्येक नागरिक की प्राथमिक जिम्मेदारी है। यह कर्तव्य नागरिक अनुशासन, राष्ट्रीय गौरव और सामूहिक पहचान की भावना को सुदृढ़ करता है और लोकतंत्र की स्थिरता के लिए आधार प्रदान करता है। अब हम अनुच्छेद 51 के उपखंड बी और सी को समझते हैं। उपखंड बी के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को संजोए और उनका अनुसरण करे।
इसका अर्थ केवल इतिहास को याद रखना नहीं है, बल्कि उन मूल्यों जैसे देशभक्ति, त्याग, सत्य, अहिंसा, न्याय और समानता को अपने जीवन में अपनाना है, जिन्होंने भारत को स्वतंत्रता दिलाई। यह प्रावधान नागरिकों को राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत से जोड़ता है और उन्हें यह स्मरण कराता है कि स्वतंत्रता केवल एक ऐतिहासिक घटना नहीं, बल्कि एक सतत नैतिक प्रतिबद्धता है। अब उपखंड सी की बात करें तो यह नागरिकों को भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने के लिए प्रतिबद्ध रहने का निर्देश देता है। इसका आशय यह है कि प्रत्येक नागरिक को किसी भी प्रकार की विभाजनकारी, राष्ट्र विरोधी या विघटनकारी गतिविधियों से दूर रहना चाहिए। यह कर्तव्य केवल बाहरी खतरों से सुरक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि आंतरिक सामाजिक सद्भाव और राष्ट्रीय एकता बनाए रखने की जिम्मेदारी भी दर्शाता है। इन दोनों उपबंधों का संयुक्त उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सामूहिक चेतना और संविधान के प्रति निष्ठा को सुदृढ़ करना है। इस प्रकार ये कर्तव्य भारतीय लोकतंत्र की नैतिक नींव को मजबूत करते हैं और नागरिकों को सक्रिय एवं उत्तरदायी भूमिका निभाने के लिए प्रेरित करते हैं। अब हम अनुच्छेद 51 के उपखंड डी और ई को समझते हैं। सबसे पहले उपखंड डी के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि आवश्यकता पड़ने पर वह देश की रक्षा करे और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करे। इसका अर्थ केवल युद्ध की स्थिति में सेना में शामिल होना नहीं है, बल्कि आपदा, संकट या राष्ट्रीय चुनौती के समय राष्ट्रहित में योगदान देना भी है। यह प्रावधान नागरिकों में राष्ट्रीय सुरक्षा, अनुशासन और देशभक्ति की भावना को सुदृढ़ करता है। यह बताता है कि राष्ट्र की रक्षा केवल सरकार या सेना की जिम्मेदारी नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की नैतिक जिम्मेदारी भी है। अब उपखंड ई की बात करें तो यह नागरिकों को भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषाई और क्षेत्रीय विविधताओं से ऊपर उठकर भाईचारे की भावना विकसित करने का निर्देश देता है। भारत एक बहुसांस्कृतिक और बहुभाषी देश है। ऐसे में सामाजिक सद्भाव और पारस्परिक सम्मान लोकतंत्र की स्थिरता के लिए अनिवार्य है। इसी उपबंध में यह भी स्पष्ट किया गया है कि महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध प्रथाओं का त्याग करना नागरिकों का कर्तव्य है। यह लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण संवैधानिक संदेश है। इन दोनों कर्तव्यों का संयुक्त उद्देश्य राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और संवैधानिक मूल्यों की रक्षा करना है। इस प्रकार ये प्रावधान नागरिकों को केवल अधिकारों के उपभोक्ता के रूप में नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के सक्रिय सहभागी के रूप में स्थापित करते हैं। अब हम अनुच्छेद 51 के उपखंड एफ को समझते हैं। इस उपबंध के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह भारत की समृद्ध एवं मिश्रित सांस्कृतिक विरासत को महत्व दे और उसका संरक्षण करे। भारत की संस्कृति केवल एक रूप नहीं है, बल्कि यह विविध भाषाओं, धर्मों, परंपराओं, लोक कलाओं, शास्त्रीय कलाओं और ऐतिहासिक धरोहरों का अद्वितीय संगम है। मिश्रित सांस्कृतिक विरासत शब्द विशेष रूप से इस बात को दर्शाता है कि भारतीय संस्कृति समय के साथ विभिन्न प्रभावों को आत्मसात करती रही है और यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। यह प्रावधान नागरिकों को यह स्मरण कराता है कि सांस्कृतिक धरोहर केवल अतीत की स्मृति नहीं, बल्कि राष्ट्रीय पहचान और निरंतरता का आधार है। स्मारकों, ऐतिहासिक स्थलों, कला रूपों, लोक परंपराओं और साहित्य की रक्षा करना केवल सरकार का दायित्व नहीं, बल्कि नागरिकों की सामूहिक जिम्मेदारी भी है। यह कर्तव्य एकता में विविधता की भारतीय अवधारणा को सुदृढ़ करता है और सामाजिक समरसता को बढ़ावा देता है। इस प्रकार सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण राष्ट्र की आत्मा को सुरक्षित रखने के समान है। अब हम अनुच्छेद 51 के उपखंड जी और एच को समझते हैं। सबसे पहले उपखंड जी के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह प्राकृतिक पर्यावरण जैसे वन, झील, नदी और वन्य जीव की रक्षा करे और उसका संवर्धन करे।
यह केवल पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाने तक सीमित नहीं है, बल्कि पर्यावरण संरक्षण में सक्रिय योगदान देने की भी अपेक्षा करता है। जीव जंतुओं के प्रति करुणा रखना और पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना इस कर्तव्य का मूल उद्देश्य है। आज जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण और जैव विविधता के संकट के संदर्भ में यह कर्तव्य और भी अधिक प्रासंगिक हो गया है। अब उपखंड एच की बात करें तो यह नागरिकों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानवतावाद तथा जिज्ञासा और सुधार की भावना विकसित करने का निर्देश देता है। इसका अर्थ है कि समाज अंधविश्वास, संकीर्ण सोच और कुरीतियों से ऊपर उठकर तर्क, विवेक और प्रमाण आधारित विचारधारा को अपनाए। यह प्रावधान एक आधुनिक, प्रगतिशील और ज्ञान आधारित समाज के निर्माण की दिशा में नागरिकों को प्रेरित करता है। इन दोनों कर्तव्यों का संयुक्त उद्देश्य स्पष्ट है, एक ऐसा राष्ट्र निर्माण करना जो पर्यावरण के प्रति संवेदनशील हो और विचारों में वैज्ञानिक एवं तार्किक हो। इस प्रकार पर्यावरणीय संरक्षण और वैज्ञानिक चेतना सतत विकास तथा लोकतांत्रिक प्रगति की आधारशिला हैं। अब हम अनुच्छेद 51 के अंतिम 3 उपबंधों को समझते हैं। सबसे पहले उपखंड आय के अनुसार प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है कि वह सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करे और हिंसा का परित्याग करे। सार्वजनिक संपत्ति जैसे सरकारी भवन, परिवहन साधन, विद्यालय, अस्पताल और अन्य सार्वजनिक संसाधन पूरे समाज की सामूहिक संपत्ति होते हैं। इसलिए तोड़फोड़, आगजनी या सार्वजनिक संसाधनों का दुरुपयोग न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि यह नागरिक कर्तव्य के विरुद्ध भी है। अब उपखंड जे की बात करें तो यह नागरिकों को व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त करने का प्रयास करने का निर्देश देता है। इसका उद्देश्य यह है कि नागरिक अपने कार्यों में गुणवत्ता, अनुशासन और श्रेष्ठता का मानक स्थापित करें, जिससे राष्ट्र निरंतर उच्च उपलब्धियों की ओर अग्रसर हो। अंत में उपखंड के, जिसे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा जोड़ा गया, यह निर्धारित करता है कि माता-पिता या अभिभावक 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अवसर प्रदान करें। यह प्रावधान अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी संशोधन के माध्यम से शिक्षा को मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21A का दर्जा भी दिया गया। इस प्रकार यहाँ अधिकार और कर्तव्य दोनों को शिक्षा के क्षेत्र में संतुलित रूप से जोड़ा गया है। इन तीनों कर्तव्यों का समेकित संदेश स्पष्ट है, नागरिक केवल अधिकारों के धारक नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण के सक्रिय सहभागी हैं। अब हम मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति और उनकी विशेषताओं को समझते हैं। सबसे पहले मौलिक कर्तव्यों में कुछ नैतिक अर्थात मोरल दायित्व शामिल हैं और कुछ नागरिक अर्थात सिविक दायित्व। उदाहरण के लिए स्वतंत्रता संग्राम के आदर्शों का पालन करना एक नैतिक कर्तव्य है। यह व्यक्ति की आंतरिक चेतना और मूल्यों से जुड़ा है। वहीं संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करना एक नागरिक कर्तव्य है, क्योंकि यह सार्वजनिक आचरण और विधिक व्यवस्था से संबंधित है। दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि ये कर्तव्य भारतीय परंपरा, संस्कृति और सामाजिक मूल्यों से प्रेरित हैं। इनका उद्देश्य केवल कानूनी दायित्व बनाना नहीं, बल्कि नागरिकों में अनुशासन, देशभक्ति और संवैधानिक चेतना विकसित करना है। तीसरी विशेषता यह है कि मौलिक कर्तव्य केवल भारतीय नागरिकों पर लागू होते हैं, विदेशियों पर नहीं। इस प्रकार ये नागरिकता से सीधे जुड़े दायित्व हैं। अंततः कहा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य भारतीय लोकतंत्र के नैतिक आधार को मजबूत करते हैं और नागरिकों को अधिकारों के साथ जिम्मेदारी निभाने की प्रेरणा देते हैं। अब हम मौलिक कर्तव्यों के कानूनी स्वरूप और उनकी प्रवर्तनीयता को समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि मौलिक कर्तव्य अन्यायिक अर्थात नॉन जस्टिशिएबल हैं। इसका अर्थ है कि यदि कोई नागरिक इनका पालन नहीं करता, तो वह सीधे न्यायालय में जाकर इनके प्रवर्तन की मांग नहीं कर सकता।
संविधान में इनके उल्लंघन पर कोई प्रत्यक्ष दंड का प्रावधान नहीं किया गया है। अर्थात मौलिक अधिकारों की तरह इनकी न्यायालय द्वारा सीधी रक्षा सुनिश्चित नहीं है। हालांकि संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह कानून बनाकर इन कर्तव्यों को लागू करने की व्यवस्था कर सकती है। उदाहरण के रूप में राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम या पर्यावरण संरक्षण संबंधी कानूनों को देखा जा सकता है। इस दृष्टि से मौलिक कर्तव्यों की प्रकृति राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के समान मानी जाती है, अर्थात वे न्यायालय में प्रत्यक्ष रूप से लागू नहीं होते, लेकिन शासन और विधायिका को दिशा प्रदान करते हैं। साथ ही न्यायालय संवैधानिक वैधता की व्याख्या करते समय मौलिक कर्तव्यों को मार्गदर्शक सिद्धांत के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, अर्थात ये अप्रत्यक्ष रूप से न्यायिक निर्णयों को प्रभावित कर सकते हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि मौलिक कर्तव्य भले ही सीधे प्रवर्तनीय न हो, परंतु उनका संवैधानिक और नैतिक महत्व अत्यंत गहरा है। अब हम भारतीय संविधान के एक अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और कर्तव्यों के संवैधानिक संतुलन को समझते हैं। मौलिक अधिकार जो भाग 3 में निहित हैं, नागरिकों को स्वतंत्रता, समानता और सुरक्षा प्रदान करते हैं। ये अधिकार न्यायालय द्वारा संरक्षित और प्रवर्तनीय हैं, अर्थात इनके उल्लंघन पर नागरिक सीधे न्यायालय जा सकते हैं। दूसरी ओर नीति निर्देशक तत्व जो भाग 4 में हैं, राज्य को सामाजिक और आर्थिक न्याय स्थापित करने की दिशा देते हैं। ये राज्य की नीतियों का मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन सीधे न्यायालय में लागू नहीं किए जा सकते। अब मौलिक कर्तव्य जो भाग IVA में हैं, नागरिकों को यह स्मरण कराते हैं कि अधिकारों के साथ जिम्मेदारियां भी समान रूप से आवश्यक हैं। ये नागरिकों के नैतिक और नागरिक आचरण को दिशा देते हैं। इस प्रकार अधिकार नागरिक को शक्ति देते हैं, नीति निर्देशक तत्व राज्य को दिशा देते हैं और कर्तव्य नागरिक को जिम्मेदारी का बोध कराते हैं। तीनों मिलकर लोकतांत्रिक व्यवस्था में संतुलन, अनुशासन और सामाजिक न्याय स्थापित करते हैं। इसी कारण कहा जाता है कि भारतीय संविधान अधिकार, कर्तव्य और राज्य की जिम्मेदारियों के बीच एक समन्वित सामंजस्य स्थापित करता है, जो इसे एक जीवंत और संतुलित लोकतांत्रिक दस्तावेज बनाता है। अब हम मौलिक कर्तव्यों से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण आलोचनाओं को समझते हैं। सबसे पहली आलोचना यह है कि मौलिक कर्तव्यों की सूची पूर्ण या एक्सॉस्टिव नहीं मानी जाती। आलोचकों का कहना है कि इसमें कुछ महत्वपूर्ण नागरिक दायित्व शामिल ही नहीं किए गए, जैसे मतदान करना, कर भुगतान करना और परिवार नियोजन को बढ़ावा देना। विशेष रूप से स्वर्ण सिंह समिति ने कर भुगतान को मौलिक कर्तव्य के रूप में शामिल करने का सुझाव दिया था, लेकिन अंतिम रूप से इसे संविधान में स्थान नहीं दिया गया। इससे यह तर्क दिया जाता है कि सूची चयनात्मक है, पूर्ण नहीं। दूसरी प्रमुख आलोचना भाषा से संबंधित है। कुछ कर्तव्यों की शब्दावली बहुत व्यापक और अस्पष्ट मानी जाती है, जैसे उच्च आदर्शों का पालन, समेकित संस्कृति का संरक्षण और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास। इन शब्दों की व्याख्या अलग अलग व्यक्ति अलग तरीके से कर सकता है। सामान्य नागरिक के लिए यह स्पष्ट नहीं होता कि व्यवहार में उसे क्या करना चाहिए। इसी कारण कुछ विद्वानों ने मौलिक कर्तव्यों को केवल नैतिक उपदेशों की सूची कहा है, क्योंकि ये अधिकतर आदर्शवादी निर्देश प्रतीत होते हैं, न कि स्पष्ट और क्रियात्मक कानूनी दायित्व। हालांकि यह भी ध्यान रखना आवश्यक है कि व्यापक भाषा का उद्देश्य लचीलापन प्रदान करना था, ताकि समय के साथ इन कर्तव्यों की व्याख्या विकसित हो सके। इस प्रकार संरचनात्मक अपूर्णता और भाषाई अस्पष्टता मौलिक कर्तव्यों की प्रमुख आलोचनाएं मानी जाती हैं। अब हम मौलिक कर्तव्यों से जुड़ी कानूनी और संरचनात्मक आलोचनाओं को समझते हैं। सबसे महत्वपूर्ण आलोचना यह है कि मौलिक कर्तव्य अन्यायिक या नॉन जस्टिशिएबल हैं।
अर्थात इनके उल्लंघन पर नागरिक सीधे न्यायालय में दावा नहीं कर सकता। यदि कोई व्यक्ति अपने कर्तव्यों का पालन नहीं करता तो संविधान में उसके विरुद्ध सीधे दंड का कोई स्पष्ट प्रावधान नहीं है। यही कारण है कि कुछ आलोचक इनकी प्रभावशीलता पर प्रश्न उठाते हैं। उनका तर्क है कि यदि किसी प्रावधान के पालन के लिए दंडात्मक व्यवस्था नहीं हो तो वह केवल नैतिक उपदेश बनकर रह जाता है। कुछ विद्वानों ने तो इन्हें संविधान में अनावश्यक परिशिष्ट यानी सुपरफ्लुअस एडिशन भी कहा। उनका मानना था कि जब मौलिक अधिकार पहले से मौजूद हैं तो कर्तव्यों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं थी। एक अन्य आलोचना इनके स्थान से संबंधित है। यह तर्क दिया गया कि यदि कर्तव्यों को वास्तव में अधिकारों के समान महत्व देना था तो इन्हें भाग 3 यानी मौलिक अधिकारों के तुरंत बाद अधिक स्पष्ट रूप से समान स्तर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए था। हालांकि इसके विपरीत यह भी कहा जाता है कि कर्तव्यों का उद्देश्य न्यायिक प्रवर्तन नहीं बल्कि नागरिक चेतना और संवैधानिक संस्कृति का विकास करना था। इस प्रकार मौलिक कर्तव्यों की आलोचना मुख्यतः 2 आधारों पर की जाती है। पहला, उनकी गैर न्यायिक प्रकृति और दूसरा, संविधान में उनका स्थान और कानूनी प्रवर्तनीयता। अब हम मौलिक कर्तव्यों के महत्व को समझते हैं। मौलिक कर्तव्य नागरिकों को यह स्मरण कराते हैं कि अधिकारों का उपयोग जिम्मेदारी के साथ किया जाना चाहिए। लोकतंत्र केवल अधिकारों की मांग करने का माध्यम नहीं है, बल्कि कर्तव्यों के निर्वहन से ही वह सशक्त और संतुलित बनता है। ये प्रावधान लोकतांत्रिक व्यवस्था में अधिकार और दायित्व के बीच संतुलन स्थापित करते हैं। यदि नागरिक केवल अधिकारों पर जोर दें और कर्तव्यों की उपेक्षा करें तो व्यवस्था असंतुलित हो सकती है। राष्ट्रीय ध्वज, संविधान और सार्वजनिक संपत्ति के सम्मान जैसे कर्तव्य नागरिक अनुशासन को प्रोत्साहित करते हैं। ये नागरिकों में संवैधानिक संस्कृति और विधि के प्रति आदर विकसित करते हैं। मौलिक कर्तव्य नागरिकों में राष्ट्रभक्ति, राष्ट्रीय एकता और सामाजिक प्रतिबद्धता की भावना को सुदृढ़ करते हैं। ये व्यक्ति को केवल अधिकारों का उपभोक्ता नहीं बल्कि राष्ट्र निर्माण में सक्रिय सहभागी बनाते हैं। इस प्रकार मौलिक कर्तव्य लोकतंत्र को केवल अधिकाराधारित व्यवस्था न बनाकर एक सहभागी पार्टिसिपेटरी व्यवस्था में परिवर्तित करते हैं। यही कारण है कि आधुनिक लोकतंत्र में अधिकारों के साथ कर्तव्यों का संतुलन अत्यंत आवश्यक माना जाता है। अब हम समझते हैं कि न्यायपालिका मौलिक कर्तव्यों को किस प्रकार महत्व देती है। यद्यपि मौलिक कर्तव्य प्रत्यक्ष रूप से न्यायालय में प्रवर्तनीय नहीं हैं, अर्थात इनके उल्लंघन पर सीधे मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता, फिर भी न्यायपालिका इन्हें संवैधानिक व्याख्या में महत्वपूर्ण मानती है। 1992 में सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि यदि कोई कानून मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के उद्देश्य से बनाया गया है तो उसे युक्तिसंगत और वैध माना जा सकता है। इसका अर्थ यह है कि संसद यदि कर्तव्यों के अनुरूप कानून बनाती है तो न्यायालय उसकी संवैधानिकता को परखते समय कर्तव्यों को ध्यान में रख सकता है। विशेष रूप से अनुच्छेद 14 समानता का अधिकार और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार के संदर्भ में जब न्यायालय किसी कानून की वैधता की समीक्षा करता है तो वह यह भी देख सकता है कि वह कानून मौलिक कर्तव्यों को सुदृढ़ करता है या नहीं। इस प्रकार मौलिक कर्तव्य न्यायिक निर्णयों में एक मार्गदर्शक सिद्धांत गाइडिंग प्रिंसिपल के रूप में कार्य करते हैं। यह दर्शाता है कि भले ही वे अन्यायिक हों, लेकिन संवैधानिक ढांचे में उनका अप्रत्यक्ष प्रभाव अत्यंत महत्वपूर्ण है। अर्थात मौलिक कर्तव्य केवल नैतिक उपदेश नहीं बल्कि न्यायिक व्याख्या और विधायी नीति निर्माण को प्रभावित करने वाले संवैधानिक मूल्य हैं।
अब हम समझते हैं कि मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल करने के पीछे राजनीतिक और ऐतिहासिक दृष्टिकोण क्या था। तत्कालीन विधि मंत्री HR गोखले ने यह तर्क दिया कि आपातकाल से पहले समाज के कुछ वर्ग अपने संवैधानिक दायित्वों के प्रति उदासीन होते जा रहे थे। उनका मानना था कि लोकतंत्र केवल अधिकारों की मांग तक सीमित नहीं रह सकता, बल्कि नागरिकों में अनुशासन और राष्ट्रीय प्रतिबद्धता की भावना भी विकसित होनी चाहिए। गोखले के अनुसार मौलिक कर्तव्य संविधान में अनुशासन, राष्ट्रभक्ति और संवैधानिक निष्ठा को सुदृढ़ करेंगे। तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी यह स्पष्ट किया कि कर्तव्यों का समावेश अधिकारों को दबाने के लिए नहीं, बल्कि लोकतांत्रिक संतुलन स्थापित करने के उद्देश्य से किया गया है। उनका तर्क था कि नागरिकों को अपने अधिकारों के प्रति जितना जागरूक होना चाहिए, उतना ही अपने कर्तव्यों के प्रति भी सजग रहना चाहिए। हालांकि उस समय विपक्ष ने इस कदम का विरोध किया और इसे आपातकालीन राजनीति से जोड़कर देखा। लेकिन बाद में जब सत्ता परिवर्तन हुआ, तब भी नई सरकारों ने मौलिक कर्तव्यों को हटाया नहीं। यह तथ्य दर्शाता है कि समय के साथ इनके महत्व को व्यापक स्वीकृति मिल गई। इस प्रकार ऐतिहासिक रूप से भले ही कर्तव्यों का जन्म एक विशेष राजनीतिक संदर्भ में हुआ हो, परंतु दीर्घकाल में उन्हें भारतीय लोकतंत्र के स्थायी और आवश्यक अंग के रूप में स्वीकार कर लिया गया। अब हम मौलिक कर्तव्यों के क्रियान्वयन से संबंधित एक महत्वपूर्ण पहल वर्मा समिति को समझते हैं। वर्ष 1999 में मौलिक कर्तव्यों के प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु एक समिति गठित की गई। इस समिति की अध्यक्षता न्यायमूर्ति JS वर्मा ने की। इस समिति का मुख्य उद्देश्य यह देखना था कि मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए पहले से कौन-कौन से विधिक प्रावधान उपलब्ध हैं। अर्थात क्या ऐसे मौजूदा कानून हैं जो अप्रत्यक्ष रूप से इन कर्तव्यों को प्रभावी बनाते हैं। समिति ने अपने अध्ययन में पाया कि कई मौजूदा कानून वास्तव में मौलिक कर्तव्यों को समर्थन प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिए पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण अधिनियम, वन्यजीव संरक्षण कानून आदि। ये सभी विभिन्न कर्तव्यों को सुदृढ़ करते हैं। इससे यह निष्कर्ष निकला कि भले ही मौलिक कर्तव्य स्वयं अन्यायिक हों, परंतु उनका क्रियान्वयन विभिन्न अधिनियमों के माध्यम से संभव है। वर्मा समिति ने यह भी बल दिया कि केवल कानून बनाना पर्याप्त नहीं है। जनजागरूकता, शिक्षा और नागरिक चेतना का विकास भी उतना ही आवश्यक है। अर्थात मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए विधिक प्रवर्तन और सामाजिक जागरूकता दोनों का संयोजन आवश्यक है। इस प्रकार वर्मा समिति ने यह स्पष्ट किया कि मौलिक कर्तव्य केवल प्रतीकात्मक प्रावधान नहीं हैं, बल्कि उन्हें व्यावहारिक रूप से लागू करने की संभावनाएं और व्यवस्थाएं पहले से मौजूद हैं। अब हम उन प्रमुख अधिनियमों को समझते हैं जो मौलिक कर्तव्यों को विधिक समर्थन प्रदान करते हैं। सबसे पहले प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट्स टू नेशनल ऑनर एक्ट। यह अधिनियम संविधान, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान के अपमान को दंडनीय अपराध घोषित करता है। इस प्रकार यह सीधे तौर पर अनुच्छेद 51A में निहित राष्ट्रीय प्रतीकों के सम्मान के कर्तव्य को सुदृढ़ करता है। दूसरा महत्वपूर्ण कानून है अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, जिसे सामान्यतः UAPA कहा जाता है। यह अधिनियम राष्ट्र विरोधी और विभाजनकारी गतिविधियों पर नियंत्रण स्थापित करता है। यह भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा से संबंधित मौलिक कर्तव्य को मजबूती प्रदान करता है। तीसरा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ये अधिनियम पर्यावरण संरक्षण से जुड़े मौलिक कर्तव्य जैसे वन, वन्यजीव और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा को कानूनी आधार प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न दंड संहिताएं और चुनाव संबंधी कानून,
सामाजिक सद्भाव, राष्ट्रीय एकता और सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखने में सहायक होते हैं। इन सभी अधिनियमों से यह स्पष्ट होता है कि मौलिक कर्तव्य केवल नैतिक उपदेश मात्र नहीं हैं, बल्कि अनेक विधिक प्रावधानों के माध्यम से वे व्यावहारिक और प्रभावी बनाए गए हैं। अतः यह धारणा कि मौलिक कर्तव्य केवल प्रतीकात्मक हैं, इन कानूनों की उपस्थिति से काफी हद तक कमजोर पड़ जाती है। इस प्रकार विधिक समर्थन के माध्यम से मौलिक कर्तव्य भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में एक सक्रिय और सशक्त भूमिका निभाते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही यूपीएससी की गहराई से तैयारी के लिए cpg.study को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।